वेलकम टू माय चैनल वर्मा चैनल। तो आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा जो चैनल है इस पर आज से स्टडी के रिलेटिंग भी वीडियोस बनने लगेंगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। ओके गाइस, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंदी में इसकी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इस चैप्टर गाइस, इस चैप्टर में हमें ये बताया है कि इस चैप्टर में हम वही डेमोक्रेसी का टूर रिज्यूम करेंगे जो कि हमने लास्ट ईयर किया था। हमने लास्ट ईयर ये देखा था कि पावर जो होती है वो किसी भी गवर्नमेंट के एक ऑर्गन में नहीं होती। एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ बहुत ही ज़रूरी होती है। इस और अगले दो चैप्टर में हम इसी आइडिया को लेकर चलेंगे और हम दो स्टोरीज़ को स्टार्ट करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। ये दोनों स्टोरीज़ और इस हमारे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये स्टोरी जो है ये हमें एक कंक्लूजन निकालने के लिए देगी जो कि हमें पावर शेयरिंग की एक बेसिक थीम समझाएगी। ठीक है, गाइस, हमारा ये जो चैप्टर है ये बेल्जियम और श्रीलंका की एक कहानी पर बेस्ड है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। इसका एरिया जो है वो हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट का भी आधा है। और जो ये कंट्री है ये अपने बॉर्डर्स फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ शेयर करती है। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है। इसकी जो आधी पॉपुलेशन है वो हमारे हरियाणा की है। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा पॉपुलेशन का इसका है। मतलब कि जितनी हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन सिर्फ बेल्जियम की है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये है कि इस छोटी सी कंट्री के एथनिक कंपोजिशन काफ़ी मुश्किल है। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो बाकी बचे 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% बचे हुए लोग होते हैं वो बेल्जियंस हैं और वो जर्मन बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी की है ब्रसल्स, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब कि जो हमने इस कंट्री में पढ़ा था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो डच बोलती है, तो वही उल्टा हो जाता है। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में आ जाती है। कहाँ पे? ब्रसल्स में, जो कि इसकी कैपिटल है बेल्जियम की। तो बेल्जियम में जो है सिर्फ 20% लोग ही डच बोलते हैं और बाकी जो 80% बचते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन जो उसकी कंट्री है पूरी बेल्जियम की, उसमें 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक बेल्जियम का मैप भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए, ये जो येलो एरिया है तो ये है फ्लेमिश रीजन जहाँ पर डच स्पीकर्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो रेडिश एरिया है, ये जो रेड कलर का एरिया है फ्रेंड्स, ये वेलोनिया रीजन है जहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। और देखिए, जो आपको ये छोटा सा ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये कैपिटल ब्रसल्स है जहाँ पर कि 80% फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं और 20% डच स्पीकर्स रहते हैं। और देखिए, ये जो लाइन है ना, लाइन वाला पैटर्न, ये जर्मन स्पीकर्स के लिए है। यानी कि इस रीजन में जो बेल्जियंस लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। चलिए, हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, इस चैप्टर में हमें इन्होंने ये बताया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और वो काफ़ी रिच और पावरफुल है।
ये सब जो था ये डच कम्युनिटी ही के द्वारा था। वो चाहती तो अपनी मेजॉरिटी में होने की वजह से वो चाहती तो ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकती थी, मगर वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ही प्यार से रहते थे। लेकिन डच ने भी बोला कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेंच को एजुकेशन के बेनिफिट्स लेने दो और बाकी जो बेनिफिट्स है। लेकिन डच को भी बेनिफिट्स काफ़ी देर बाद मिल ही गए। इसने डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर दी थी पहले तो, ड्यूरिंग 1950 एंड 1960s के टाइम में। लेकिन बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुकी थी। ये जो टेंशन थी इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूट थी ब्रसल्स में। ब्रसल्स ने एक स्पेशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया था। जो डच स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में रहते थे, लेकिन वो उसी बेल्जियम की कैपिटल जो सिटी थी ब्रसल्स, उसमें वो माइनॉरिटी में थे। अब यहाँ पर बताया है, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। इस लाइन में हमें कहा गया है कि हम अब ये जो सिचुएशन बनी है हम इसको दूसरी कंट्री श्रीलंका जो कि एक आइलैंड कंट्री है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ये जो श्रीलंका है ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है हमारे तमिलनाडु स्टेट के साउदर्न कोस्ट से। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, मतलब कि हरियाणा के इक्वल, जो हमारा हरियाणा स्टेट है इंडिया का उसके इक्वल। देखिए बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि हरियाणा की आधी, हरियाणा में मान लेते हैं कि 2 करोड़ थी तो उसकी आधी 1 करोड़ पॉपुलेशन थी, और वही 1 करोड़ का डबल 2 करोड़ श्रीलंका में था। बाकी नेशंस की तरह साउथ एशिया का रीजन जो श्रीलंका था उसकी भी काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन थी, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। देखिए यहाँ पे हमें मेंशन भी किया गया है, जो मेजर सोशल ग्रुप्स थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे। सिन्हाला मतलब कि श्रीलंका की एक अपनी लैंग्वेज है सिन्हाला। तो जो 74% लोग थे वो सिन्हाला बोलते थे, और जो 18% थे वो तमिल बोलते थे। और तमिल के बीच में से भी 2 सब ग्रुप्स निकल कर आए थे जो कि तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री थे। देखिए जो तमिल नेटिव्स थे ना कंट्री के, तो वो क्या करते थे कि वो ना सिर्फ तमिल नेटिव्स जो थे, यहाँ पर हमें दिया है ये देखिए, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो सिर्फ 13% थे, मतलब जो सिर्फ श्रीलंका में थे। और जो 5% बचते हैं जिनके पूर्वज इंडिया से श्रीलंका में आ गए थे कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश पीरियड में। यहाँ पर हमें बताया भी है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पर हमें नीचे श्रीलंका का मैप है, यहाँ पर हमें बताया कि देखिए ये जो येलोइश पार्ट है ये सिन्हाला स्पीकर के लिए, आप देख सकते हैं ये येलो पार्ट कितना बड़ा है। इसके ये हमें ये बताता है कि सिन्हाला स्पीकर जो थे वो कंट्री में काफ़ी बड़ी संख्या में रहते थे। और देखिए ये जो ऑरेंज पार्ट है ये श्रीलंकन तमिल्स के लिए, यानी कि जो श्रीलंका के ही अपने तमिल्स है। और देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इंडियन तमिल्स के लिए, ये कहीं और भी है अलग अलग जगह पर, यहाँ पे भी थोड़ा सा है और यहाँ पर भी। और देखिए ये जो आपको डॉट से दिख रहे हैं ये मुस्लिम रीजन है, हालांकि यहाँ पर मुस्लिम्स के बारे में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें सिर्फ अभी एथनिक कंपोजिशन इन 2 कंट्रीज़ के समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, मतलब कि ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकर जो थे वो बुद्धिस्ट थे, जबकि ज़्यादातर तमिल्स जो थे, ये क्या हो रहा है, सॉरी गाइस कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारी वीडियो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लिखा है जो ज़्यादातर सिन्हाला स्पीकर थे वो बुद्धिस्ट थे, और जबकि ज़्यादातर तमिल जो थे वो हिंदू या मुस्लिम थे। ओके गाइस, यहाँ पर ये लिखा है कि जो 7% जो क्रिश्चियंस थे ना वो दोनों ही तमिल और सिन्हाला थे, मतलब कि ये कहा गया कि कंट्री में 7% लोग क्रिश्चियन भी थे जो कि दोनों ही तमिल और सिन्हाला के बीच में आते थे। मतलब कि आप समझ लीजिए एक तरफ तमिल है और एक तरफ सिन्हाला है, तो उन दोनों के सेंटर में क्रिश्चियंस आते हैं। यहाँ पर लिखा है जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस।
मतलब कि क्या हो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए। बेल्जियम में हमने देखा था कि डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। मतलब कि जो डच कम्युनिटी है वो अपने फ़ायदे ले सकती थी अपनी मेजॉरिटी में होने के कारण, लेकिन उसने फ्रेंच स्पीकर्स को रिच एंड पावरफुल बनने दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग बड़े प्यार से रहते थे, मतलब कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था किसी भी तरह का। This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. इसमें हमें कहा गया है कि ये जो था ये ऐसा कर सकता था कि कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता था। और ये जो है एक काफ़ी मैसी पार्टीशन, मतलब कि एक बहुत ही उलझा हुआ पार्टीशन कंट्री में क्रिएट कर देता, जिसमें कि बोथ साइड्स जो थी उनको ब्रसल्स के ऊपर कंट्रोल को क्लेम करना पड़ता। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. यहाँ पर लिखा है, लेकिन जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था कि डच कम्युनिटी ने अपनी मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा नहीं उठाया था, तो वहीं दूसरी तरफ सिन्हाला जो कम्युनिटी थी उसने खूब फ़ायदा उठाया था अपनी मेजॉरिटी में होने का। उसने जो बाकी कम्युनिटीज़ थी, मतलब कि जो बाकी कम्युनिटीज़ बची थी तमिल्स और क्रिश्चियंस, उस पर उसने अपना हक जमाने की कोशिश की। अब ये हमें बता रहा है कि क्या हुआ था जब ऐसी सिचुएशंस इन दोनों कंट्रीज़ में क्रिएट हुई। तो पहले हमारा टॉपिक होगा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट कब, एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब डिक्लेयर की गई थी? 1948 में। ठीक है, The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। मतलब ये जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसने अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट किया और उसने जो है अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए बाकी का कम्युनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट के तौर पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। मतलब कि अब वहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की बची हुई थी और वहाँ पर सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स की मर्ज़ी चलती थी, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स को इस्टेब्लिश किया ताकि सिन्हालास की सुप्रीमेसी, मतलब कि सिन्हाला का जोर चल सके बाकी कम्युनिटीज़ पर। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil। मतलब कि 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसने कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो श्रीलंका की, उसने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो जो गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ पास की ताकि वो सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर सके। उन्होंने उनके लिए काफ़ी, मतलब कि यूनिवर्सिटी में पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स को रिज़र्व करना स्टार्ट कर दिया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास किया गया जिसने कि सबको ये बताया कि वो जो है बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी। अब बुद्धिज़्म कौन थे, आपके मन में सवाल आया होगा, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि जब हमने चैप्टर को पीछे पढ़ा है तो हमने देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट वर सिन्हाला, मतलब ज़्यादातर जो सिन्हाला बुद्धिस्ट थे वो सिन्हाला थे, या मतलब कि सिन्हाला जो थे वो बुद्धिस्ट थे। All these government measures coming one after the others gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala's leader were sensitive to their language and culture। मतलब कि ये सारी जो गवर्नमेंट मेजर्स थी ये एक के बाद एक आती गई और इसने श्रीलंका के जो तमिल थे उसके मन में एक फीलिंग जगा दी एलियनेशन की। मतलब कि वो अपने आप को एक एलियन फील कर रहे थे। मतलब कि एलियन क्या होता है, जो कि दूसरों से अलग होता है। तो उन्होंने ये समझना स्टार्ट कर दिया था कि वो श्रीलंका का पार्ट है ही नहीं।
आप ऐसा समझ सकते हैं कि उन्होंने खुद को यही मानना स्टार्ट कर दिया कि वो उस कंट्री का पार्ट है ही नहीं, मतलब कि वो कहीं और से आए हैं, तभी उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and the government policy denied them equal rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उसने उनके जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स, उनको डिनाई करना स्टार्ट कर दिया था और वो उनके साथ भेदभाव कर रहे थे। मतलब कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, और जो उनके इंटरेस्ट थे वो भी इग्नोर कर दिए गए थे। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. मतलब कि जो टाइम के साथ साथ सिन्हाला और तमिल्स के जो रिश्ते थे वो भी बिगड़ने लगे थे। The Sri Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunities in securing education and jobs. मतलब कि श्रीलंकन तमिल्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ और स्ट्रगल्स लॉन्च किए ताकि वो सिन्हाला तमिल को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकें। मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि उसको, जैसे कि देखिए इंडिया में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब ये इंग्लिश हर जगह पर इस्तेमाल होती है ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। पहले क्या होता था, पहले उर्दू का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इंग्लिश का इस्तेमाल होता है और कई जगह पर हिंदी का भी होता है। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑफिशियल है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंग्लिश ही है। आज भी कई जगह पर हिंदी में काम होता है, और कई जो मुस्लिम रीजन है वहाँ पर उर्दू में भी हो रहा है। ओके गाइस, बट देयर डिमांड फॉर मोर autonomy to provinces populated the Tamils repeatedly denied. लेकिन उन्हें काफ़ी स्ट्रगल्स और पार्टीज़ लॉन्च की, लेकिन जो उनकी डिमांड थी ऑटोनॉमी के लिए उसको डिनाई कर दिया गया। By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam. ईलम का मतलब होता है स्टेट। मतलब इन 1980 के दौरान उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू की जिन्होंने ताकि वो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री का बना सके। और उन्होंने ये डिमांड रखी कि आप हमें एक अलग से स्टेट बना कर दे दो तमिल्स के लिए। मतलब कि तमिल ईलम का वर्ड मतलब यही है स्टेट। कहाँ पे? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मतलब कि जो श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पर श्रीलंका कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। डिसट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो डिसट्रस्ट, मतलब कि जो लड़ाइयाँ हो रही थी उनकी कम्युनिटीज़ के बीच में, वो एक बहुत ही बड़ी कन्फ्लिक्ट में टर्न हो गई थी, बदल गई थी। इट्स सोन टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब देखिए सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर एक वर्ड है जिसका मतलब है लड़ाई जो होता है कंट्री के बाहर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि देखिए जैसे कि आजकल रशिया यूक्रेन की लड़ाई होती है ना, तो मतलब कि वो दो एक कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, तो उसको हम सिविल वॉर नहीं कह सकते। ये कैप्टन अमेरिका वाला सिविल वॉर नहीं है। इस सिविल वॉर का मतलब है कि लड़ाई जो हो रही है वो कंट्री इसके अपने ही सोशल ग्रुप्स के बीच में हो रही है। ओके, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। मतलब कि दोनों ही कम्युनिटीज़ के काफ़ी सारे लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स। मतलब ये काफ़ी सारी फैमिली को फोर्स किया कि वो कंट्री छोड़कर चले जाएं, जिसके कारण उन्होंने अपना जो घर बार था वो खो दिया। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट। गाइज ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ से पढ़ते हैं। बट दिस सिविल वॉर हैज़ कास्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। ये हमें यही बता रहा है कि जो इसके जो परिणाम मतलब कि रिज़ल्ट निकल कर आए वो काफ़ी भयंकर थे और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो गए थे।
और ये जो सिविल वॉर थी इसका एंड कब हुआ था? 2009 में। ओके, अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब हमारा अगला टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। मतलब ये जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि गवर्नमेंट जो थी उसने सिन्हाला स्पीकर्स को सपोर्ट किया और उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम के लीडर्स ने सोचा कि इससे बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है, तो उन्होंने सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल रखा, सबका स्टेटस उन्होंने इक्वल रखा। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। ठीक है, मतलब कि उन्होंने देखा कि हमारे देश में भी काफ़ी सारी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती है, तो हमें इन सब को संभालना होगा। तो क्या हुआ था, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। 1970 से 1993 के बीच में क्या हुआ था, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times अरेंजमेंट में वर्क किया, ताकि मतलब ये एक अरेंजमेंट उन्होंने बनाई जिसमें कि उन्होंने 4 times अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर वर्क किया, जिसने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छी तरह से एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए तैयार किया। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। मतलब कि काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से इनका जो था कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट हुआ था इनकी इन कम्युनिटीज़ के बीच में। Here are some of the elements of the Belgian model। इसके कई एलिमेंट्स भी थे बेल्जियन मॉडल के, ये जो कि हमें नीचे बताया हुआ है। ठीक है, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकर्स हैं मिनिस्टर्स, वो इक्वल रहेंगे नंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब कि देखिए, अगर डच स्पीकर बढ़े तो फ्रेंच स्पीकर्स भी बढ़ेंगे, और अगर डच स्पीकर्स कम हुए तो फ्रेंच भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, अगर फ्रेंच कम हुए तो डच भी कम होंगे, और अगर फ्रेंच बढ़े तो डच भी बढ़ जाएंगे मिनिस्टर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। इन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए जिसको कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स सिर्फ हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के चाहिए होती थी। मतलब कि देखिए, इनको मेजॉरिटी में हाँ चाहिए होती थी अगर इनको कोई लॉ बनाना होता था। अगर मेजॉरिटी जो है वो ना कर देती लॉ के लिए, तो वो ये लॉ नहीं बना सकते। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। मतलब कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती अपनी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 regions ऑफ द कंट्री। काफ़ी सारी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी इन दोनों रीजन्स की जो कि कंट्री के थे। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट थी ऑर्डिनेट नहीं थी। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थी। ठीक है, देखिए, अब जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे फेडरलिज्म, तो उसमें आपको 2 तरह का फेडरल सिस्टम बताया है, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है उसकी एग्जांपल्स में है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर में है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो मतलब कि यहाँ पर है सबऑर्डिनेट, मतलब कि हाँ, यहाँ पर इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही स्टेट गवर्नमेंट आती है। ब्रसेल जो थे, ब्रसेल्स की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी ही बोथ कम्युनिटीज़ में, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। ये कहता है कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसको कि बोथ कम्युनिटीज़ ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया है द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज
द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये दोनों ही कम्युनिटीज़ ने हाँ कर दी थी कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चलेगा, मतलब ये दोनों को इक्वल पावर मिले तो ठीक है। मतलब ये ऐसे डच स्पीकर्स ने डिमांड नहीं की थी कि हम मेजॉरिटी में है तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें एक फ़ोटोग्राफ में पोस्टर दिया है बेल्जियम के, देखिए यहाँ पर लिखा है द फोटोग्राफ हेयर इज़ ऑफ अ स्ट्रीट address in Belgium. You will notice that places name and directions in two languages, French and Dutch. देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में, देखिए यहाँ पर डच, पता नहीं बेल्जियम डच में लिखा है या फ्रेंच में, मुझे पता नहीं है, मगर देखिए यहाँ पर दोनों में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। मतलब कि अगर कोई डच स्पीकर इसे देखे तो वो भी आसानी से पढ़ सके, और अगर कोई फ्रेंच देखे तो वो भी इसे आसानी से पढ़ सके, ठीक है। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। मतलब कि देखिए एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में रहती थी, इलेक्ट की गई थी, मतलब ये इस्टेब्लिश की गई थी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसको जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। मतलब कि हर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए एक अलग टाइप की गवर्नमेंट, जैसे देखिए डच स्पीकर्स के लिए डच कम्युनिटी डच गवर्नमेंट, मतलब वो सिर्फ डच स्पीकर्स के लिए ही लॉ बना सकती है, और ये मैटर नहीं करता कि डच स्पीकर्स कहाँ रहते हैं। देखिए अगर डच स्पीकर्स है तो उनको किसी काम के सिलसिले में फ्रेंच रीजन में भी तो जाना पड़ सकता है, तो ये नहीं मैटर करता कि डच स्पीकर्स फ्रेंच में रहते हैं, फ्रेंच डच में रहते हैं, मतलब फ्लेमिश में रहते हैं, विलोनिया में रहते हैं, जर्मन कहाँ रहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। इस गवर्नमेंट के पास जो थी वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के सॉल्व करने रिगार्डिंग पावर थी। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. अब हमने देखा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स थे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वो देखिए यहाँ से स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा है बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। ये जो बेल्जियम मॉडल था ये नहीं है कि ये लंबा था, ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम नहीं किया इसने काफ़ी हद तक इन इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया था। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। मतलब ये लिंग्विस्टिक जो इशू थे, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो इशू थे, इस बेल्जियन मॉडल ने उससे सॉल्व करने में काफ़ी मदद की थी। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। मतलब ये देखिए जब काफ़ी सारी कंट्रीज़ यूरोप की उन्होंने इकट्ठा हो गई थी यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो उन्होंने ब्रसल्स को अपना हेड क्वार्टर मतलब एक लीडर की तरह चुन लिया था। देखिए यहाँ पर हमें फ़ोटो भी दी है, ये एक यूरोपियन पार्लियामेंट है ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। देखिए ये है हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स में, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको याद रखना। हमारे आते नीचे यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब ये हमें बताता है कि हमें इन दो स्टोरीज जो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की देखी कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स को सपोर्ट किया गया था, उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की गई थी, और बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बेल्जियम में एक मॉडल को सामने लाया गया था, बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, जिसने कि हमारी मदद की थी, मतलब कि बेल्जियंस की मदद की थी ताकि वो लैंग्वेज के बेसिस पर जो इशू बन रहे थे उनको सॉल्व कर सकें। और वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो बड़ा ही लड़ झगड़ कर रह रहे थे, वो काफ़ी प्यार से रह रहे थे। आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उनको जो एजुकेशन के जो वगैरह जो उनको फ़ायदे मिलने थे
मतलब ये जो बेनिफिट्स थे उनको काफ़ी देर से मिले थे डच स्पीकर्स को, लेकिन फ्रेंच स्पीकर्स को काफ़ी जल्दी मिल गए थे। तो देखिए अब हमने ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या सीखा है। अब यहाँ पर लिखा है बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंशियली। देखिए यहाँ पर बताया कि दोनों ही कम्युनिटीज़ जो है, दोनों ही जो कंट्रीज़ का एथनिक कंपोजिशन हमने समझा तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग था, लेकिन इसने हमें पावर शेयरिंग से को समझने के लिए मदद तो की है ना। बताइए आप मानते हैं ना कि मदद की है। देखिए अगर श्रीलंका में पावर शेयर हो जाती तो कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होते। उन्होंने पावर को शेयर ही नहीं किया, उन्होंने सोचा कि सिर्फ हमें सिन्हाला को इस्टेब्लिश करना है, सिन्हाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है। जबकि बेल्जियम में उन्होंने पावर शेयर कर दी थी और उन्होंने डच, फ्रेंच, जर्मन के बीच में उन्होंने पावर शेयर की थी। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings of and interests of different communities and regions. देखिए ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने बेल्जियम में क्या हुआ था कि इन्होंने ना उस इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जबकि श्रीलंका में इन्होंने सिन्हाला को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी। अब जो बेल्जियम के लीडर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये फील हुआ कि ये जो है अगर हमें कंट्री को पार्टीशन मतलब कि कंट्री के बंटवारे से बचाना है कंट्री को, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम सभी कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। मतलब कि उनकी जो ये सोच थी उसने काफ़ी अच्छे परिणाम सामने लाए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब दंगे फसाद कुछ नहीं हुआ बेल्जियम में। श्रीलंका शोज़ अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका ने हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिया। मतलब देखिए श्रीलंका पर हमारा ज़्यादा ध्यान जा रहा था कि मतलब कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने पावर शेयर क्यों नहीं की। तो इट शोज़ अस दैट इफ़ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. अगर एक ही कम्युनिटी जो कंट्री की है वो अपना ही डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, मतलब कि ये समझेगी कि मेरे हाथ में सारी पावर आनी चाहिए और वो दूसरी किसी कम्युनिटी को पावर नहीं लेने देगी, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है जो कि था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. मतलब ये हमें एक अलग अलग सेट्स मिल गए इनके रीज़न में ताकि हम पावर शेयर कर सकें। देखिए अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए तो हम उसको श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जांपल दे सकते हैं। आप दे सकते हो ना, क्योंकि आपने समझ लिया पूरा चैप्टर। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहले तो पावर शेयरिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो ये जो पॉसिबिलिटी ये जो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, मतलब कि इससे सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो जाती है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये हमें बताता है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है कम्युनिटीज़ के बीच में वो काफ़ी बार वायलेंस को भी लीड कर देता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी लीड कर देता है। पावर शेयरिंग जो है वो एक काफ़ी अच्छी वे है ताकि हम इंश्योर कर सकें ताकि पॉलिटिकल ऑर्डर को, स्टेबिलिटी को, मतलब कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें स्टेबिलिटी बरकरार रहे और उसको कोई भी खतरा ना हो। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation.
tyranny of the majority is not just is not just अब देखिए, अब हम ये बताता है, अगर हम एक ही कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन लगेगा शॉर्ट रन में। मतलब कि अगर हमें थोड़े टाइम के लिए करना है तो हम तब तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन तब के लिए भी वो सही नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ी मतलब वो सही है, मगर वो बिल्कुल भी सही नहीं होता मेजॉरिटी को इस्टेब्लिश करना। हमें उसी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब कि हमें सपोर्ट तो सबको करना चाहिए, मगर अब कभी अगर इस्टेब्लिश करने की बात आ जाए तो हमें सिर्फ उसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कम्युनिटी सही है। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन अगर इसे ज़्यादा देर तक बरकरार रखा जाए एक ही कम्युनिटी की यूनिटी को, तो वो नेशन की जो यूनिटी है उसको ख़राब कर सकती है। नेशन के पार्टीशन भी होते हैं। टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट, मतलब कि जो मेजॉरिटी को इस्टेब्लिश करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। टायरेनी ऑफ द majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well। मतलब जो ये मेजॉरिटी को इस्टेब्लिश करना मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के लिए दोनों के लिए सही नहीं होता। देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। हमारे पास एक दूसरा रीज़न भी है कि पावर शेयरिंग क्यों सही है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed। एक डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, खासकर उनके लिए जिनको कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों को इसके इफ़ेक्ट्स के साथ रहना पड़ता है, उन लोगों को के साथ काफ़ी समस्या भी हो सकती है। और काफ़ी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ गाइस, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, सॉरी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। मतलब ये लोग, हमारा जो इंडियन सिस्टम है उसमें तो हमें ये राइट दिया गया है कि हमसे ये पूछा जाए कि हमें कैसे गवर्न होना चाहिए। मतलब ये जैसे देखिए, हम इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में हम अपने पसंदीदार उम्मीदवार को वोट देकर उसे जिताते हैं। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है इज़ वन, मतलब वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि सिटीजन्स के बीच में पार्टिसिपेशन को एक्वायर करती है। Let us call the first set of reasons prudential and the second moral। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर दो रीज़न देने होंगे, प्रूडेंशियल और मॉरल। देखिए, मॉरल रीज़न वो रीज़न्स होते हैं जो कि सही और गलत सोच कर लिए जाते हैं। मतलब कि हम खुद से ही सोच लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और प्रूडेंशियल रीज़न वो होते हैं कि हम ये सोचते हैं, हम सब बहुत ही सोच विचार के बाद, मतलब कैलकुलेशंस के बाद हम जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर हम एक कम्युनिटी को सही डिक्लेयर करते हैं और एक को गलत। वाइल प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मॉरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। देखिए, प्रूडेंशियल रीजंस ने ये बताया कि पावर शेयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छे आउटकम्स लाती है, और मॉरल रीज़न जो है इस एक्ट को वैल्यूएबल बताती है। मतलब इसके लिए काफ़ी वैल्यू है। देखिए, यहाँ पर हमें छोटा सा दिया गया, एंड इट इज स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स in her school want the medium of instruction to be French। Salvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka। All the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil।
If the parents of Anity and Sliver were approached to respective governments to realize the desire of the children, who is more likely to succeed and why? अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि गाइज आपको क्या लगता है। आप ये मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। एनिटी ने जो डच मीडियम स्कूल में पढ़ती थी बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन में, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स रहते थे और वो चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज को भी सिखाया जाए स्कूल में। लेकिन दूसरी तरफ सेल्वी जो थी वो श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में पढ़ती थी और उसके क्लास में मतलब स्कूल में ज़्यादातर जो बच्चे थे वो तमिल बोलते थे और वो ये चाहते थे कि हमें स्कूल में तमिल भी सिखाया जाए। और देखिए अगर हम देखें तो दोनों ही अगर स्टूडेंट्स के चिल्ड्रन अगर गवर्नमेंट से ये अप्रोच रखे कि हमारे स्टूडेंट्स को मतलब हमारे बच्चों को फ्रेंच और तमिल लैंग्वेज सिखानी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। अब आज तक अभी तक मैंने जो आपको लेसन समझाया उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ओके, एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक under a vow of silence and Vettel was the pillion rider. As usual, Vettel started telling Vikram a story to keep him awake while driving. This time story went as follows. मतलब ये विक्रम जो है एक मोटर बाइक ड्राइव कर रहा है अंडर अ वो ऑफ साइलेंस एंड वेटल वाज दी पिलियन राइडर। एज यूजुअल वेटल ने विक्रम को ये बताना स्टार्ट कर दिया था, एक स्टोरीज बतानी स्टार्ट की थी उसने कि कैसे हम ड्राइव करते वक्त खुद को सतर्क रख सकते हैं। एक स्टोरी उसने उसको बताई थी। ठीक है गाइस, देखिए ये हमें एक स्टोरी मेंशन की हुई है, ये आप प्लीज़ इसे खुद ही पढ़ लेना क्योंकि ये अच्छी स्टोरी है। इसे मैं नहीं समझाऊंगा तो क्योंकि अगर मैं समझाने बैठ गया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए आप प्लीज़ इसे खुद ही पढ़ लेना। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया था वो जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के जो आइडियाज़ थे उसके अपोजिशन में हुआ था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले के ज़माने में ये माना जाता था कि जो सारी पावर एक ही कम्युनिटी या एक ही बंदे को दे देनी चाहिए थी। देखिए पहले के ज़माने में एक ही राजा होता था, वही फैसला लेता था और वही सब कुछ करता था, मतलब कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर आ जाती थी। इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक डिसीजंस। मतलब कि पहले ये फील किया जाता था कि अगर पावर जो है वो डिस्पर्स हो गई तो ये पॉसिबल ही नहीं पाएगा कि हम क्विक डिसीजन ले पाएँ और उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, मतलब कि उनको लागू कर पाएँ। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब जैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई तो इनका जो आइडियाज़ थे वो ही बदल गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पोलिटिकल पावर। एक जो बेसिक सा प्रिंसिपल था डेमोक्रेसी का, उसके अकॉर्डिंग जो लोग थे वही सारी पॉलिटिकल पावर के सोर्स थे, मतलब कि आधार थे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोग ही अपने आप पर रूल करते हैं एक इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हमें हर एक डाइवर्स कल्चर को या सोशल ग्रुप को इक्वल रिस्पेक्ट देनी होती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए पब्लिक में। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. मतलब ये देखिए अब देखिए पावर शेयरिंग में क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी में
कि पावर को इतना शेयर करना चाहिए जितने कि सिटीजन हो सके। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। देखिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग की होती है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होती है। लेट अस टुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और वी विल कम अक्रॉस। Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. देखिए गवर्नमेंट में पावर कहाँ पे शेयर होती है, एक फॉर्म होती है पावर को शेयर करने की डिफरेंट ऑर्गन्स गवर्नमेंट के अमंग। देखिए जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अमंग पावर को शेयर करना होता है। और देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन मतलब ये गवर्नमेंट के ऑर्गन, मतलब ये गवर्नमेंट के पार्ट्स। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हमें मेंशन किए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पावर की, क्योंकि ये जो है हमें अलाउज करती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। अब देखिए अलग अलग ऑर्गन जो गवर्नमेंट के होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए उनको अलग अलग पावर भी दी जाती है। सच ए सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो ये जो इस तरह की सेपरेशन होती है ये इंश्योर करती है कि कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसको ज़्यादा पावर ना मिल जाए और किसी भी ऑर्गन को कम पावर ना मिल जाए। यहाँ पर लेकिन अनलिमिटेड पावर लिखे, मतलब कि किसी, ये भी मैं समझा देता हूँ, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन को अनलिमिटेड मतलब कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा पावर ना मिलनी चाहिए। ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर्स, मतलब कि एक जो ऑर्गन है वो दूसरे को चेक कर सकता है। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो होता है एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है हमारी गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अंदर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी के बीच भी पावर शेयर होती है और वही जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए। सिमिलरली ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर्स। उसी तरह से जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी हरकतों को चेक कर सके। हरकतें मतलब कि जो उनको वो फंक्शन ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए अब मैं आपको इन 3 वर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ। देखिए जो लेजिस्लेचर होता है वो बॉडी होती है गवर्नमेंट की जो कि लॉज बनाती है, और एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, और जो जुडिशरी होती है वो उन लोगों को पनिश करती है जो कि लॉज को सही तरीके से फॉलो नहीं करते या तो उनको वायलेट करते हैं। देखिए अब ये कुछ इस तरह से बनती है। देखिए यहाँ पर पावर शेयरिंग मैंने लिखा ना, देखिए पावर शेयरिंग, देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कुछ इस तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा लेजिस्लेचर, और देखिए यहाँ पर हमारा आ गया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ओके गाइस। और देखिए यहाँ पर हमारे एंड में आता है जुडिशरी। जुडिशरी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। जुडिशरी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर था, चैप्टर 5 में भी सिविक्स का। ओके, तो चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको समझा दिया लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या होती है। कई कई बुक्स में देखिए लेजिस्लेटिव मेंशन किया गया है और कई कई बुक्स में लेजिस्लेचर को मेंशन किया गया है। तो देखिए आपको जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं आप उसी ही पढ़िए, दोनों ही सही है, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम। देखिए आपके 1 मार्क्स के MCQs में आ सकते हैं।
तो आप इसे रेड मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन होने वाली है। ओके गाइस, मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। ये आपका MCQ बन के आ सकता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए अब यहाँ पर हमें, जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, अब यहाँ पर हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। देखिए गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, होती है स्टेट गवर्नमेंट। तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। अभी तो वैसे हम दो ही पढ़ेंगे, आगे जाके चैप्टर में हमें तीसरी भी पढ़नी होगी शायद से। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रोविंशियल या रीजनल भी कहते हैं, और इसके नीचे अंडर में होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था वैसे हम वर्टिकल भी पढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पर को साइड में दिखाता हूँ। देखिए ये पावर शेयर है। पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर में होती है स्टेट गवर्नमेंट। देखिए उसके अंडर में होती है लोकल गवर्नमेंट। ओके भाई, तो ये होती है आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चलिए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। देखिए अब जो जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए होती है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में उसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन कंट्री। देखिए अब गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। लेकिन ये सिस्टम हर एक कंट्री में फॉलो नहीं होता। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ऐसी भी कई कंट्रीज़ है जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। देखिए अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी साफ साफ शब्दों में जाहिर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल्स पर भी पावर शेयर होगी गवर्नमेंट की। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिटनिस्ट इन श्रीलंका। अब ये वही था, डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट को उन्होंने बांट दिया। ठीक है, जो कि बेल्जियम में हुआ था लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। देखिए अब हमने बेल्जियम में क्या पढ़ा था कि उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और लेकिन उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो देखिए उसको हम हमारे इंडिया में शायद से लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन ये सारा जो सिस्टम श्रीलंका में फॉलो नहीं हुआ था। वहाँ पे उन्होंने सिन्हाला की मर्ज़ी चली थी, और सिन्हाला की जो मेजॉरिटी हुआ था उसी की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए, और जिनकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने शुरू हो गए। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। यही प्रिंसिपल आगे तक भी जा सकता है, अगली जो लेवल है गवर्नमेंट के, जैसे कि जो लेवल स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर लिखा है कि अब हम उन चैप्टर्स को वापस से कॉल करें, उनको वापस से
रिपीट करेंगे जो कि हमने डिवीज़न ऑफ पावर देखी थी, जो कि इन्वॉल्व होती है हायर और लोअर लेवल गवर्नमेंट की, जिसे कि वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। अब ये जो बाकी की जो डिटेल्स है वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब ये पावर जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में भी शेयर हो सकती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी, और ये एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल है इस दिस की अरेंजमेंट की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and in administration. Last year, we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of country. देखिए अब कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स सोशली वीकर सेक्शंस में होती है, और वुमेन जो होती है वो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट ईयर जब 9th क्लास में थे आप, तो आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पढ़ा था असेंबलीज में, और आपने कंट्री के पार्लियामेंट बारे में पढ़ा था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज would feel alienated from the government। अब यहाँ पर हमें ये क्या कह रहा है कि ये जो जिस तरह की इन्होंने अरेंजमेंट की थी, इसका मतलब था कि इन्होंने गवर्नमेंट को स्पेस दे दी काम करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी इश्यूज थे उनको सॉल्व कर पाए, और जो सोशल ग्रुप्स को तो एलियनेटेड फील कर पा रहे थे वो उस अपने आप को एलियनेटेड फील ना करें। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। इससे क्या होता था कि मिनॉरिटी कम्युनिटी को एक अच्छा शेयर मिल जाता था उन पावर में। इन यूनिट 2 वी शॉर्ट टू कैट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। अब देखिए जो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे फेडरलिज्म, उसमें भी हम काफ़ी सारी वेज देखेंगे जिससे कि हम सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर सकें। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements control influence those in power। तो देखिए पावर को पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के मंग भी शेयर किया जाता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को इतना फ्रीडम होता ही होता है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुन सके। In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct। अब देखिए कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जब पावर शेयरिंग की फॉर्म होती है वह कंपटीशन क्रिएट करती है डिफरेंट पार्टीज़ के अमंग। देखिए कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज कोई अलग फॉर्म नहीं है, वही फॉर्म है अगर कि सिर्फ इन्होंने नाम चेंज कर दिया शायद से। इस कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है ये एक कंपटीशन क्रिएट करती है डिफरेंट पार्टीज़ के अमंग। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये जो कंपटीशन होता है ये इंश्योर करता है कि पावर जो होती है वो एक हैंड में ना रहे। लॉन्ग रन में पावर को जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अमंग शेयर किया जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को और सोशल ग्रुप्स को। समटाइम्स मतलब कई बार इसी काइंड की शेयरिंग, पावर शेयरिंग डायरेक्ट हो सकती है जब when 2 or more parties form an alliance to contest election। देखिए कई बार क्या होता है कि कई पार्टीज़ आपस में मिल जाती है
तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जब दो पार्टीज एक साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाती है तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड थस शेयर पावर, और उन्हीं के बीच पावर शेयर होती है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making processes. देखिए, जो डेमोक्रेसी में हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हमें मिलते हैं, जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उनके पास भी पावर शेयर होती है, गवर्नमेंटल पावर उनके बीच भी शेयर होती है, और वो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट के कमिटीज़, गवर्नमेंटल कमिटीज़ के थ्रू हो सकती है, या जब हम इन्फ्लुएंस लाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखिए, जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो गाइज़, अब इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इसकी आगे एक्सरसाइज है, तो जो एक्सरसाइज होंगी वो अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको करा दूँगा कुछ ही दिनों में, तो जिससे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।